गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में प्राणी शास्त्र की कक्षा में बीएससी भाग तृतीय की छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, मैं डॉक्टर वीएन पांडे आपको पूर्व में प्रायोगिक कक्षा में एनाटॉमी के भाग से संबंधित कार्य बता चुका था और आशा है कि आपने वो कार्य कर लिए होंगे। आज हम लोग परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशन की बात करेंगे, किस प्रकार से स्थायी अभिरंजित स्लाइड बनाई जा सकती है। सबसे पहले देखें कि स्थायी अभिरंजित स्लाइड की आवश्यकता क्या है। जब भी हमें किसी भी जीव के या सूक्ष्म जीव का अध्ययन करना हो या जीव के किसी अंग का या किसी ऊतक का अध्ययन मैग्नीफाई करके आवर्धित करके करना हो, अर्थात माइक्रोस्कोप में हमें आवर्धित रूप में स्ट्रक्चर को देखना हो, तो हमें परमानेंट स्लाइड या टेम्पोररी स्लाइड की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात हमें स्लाइड की आवश्यकता पड़ती है। स्लाइड या तो परमानेंट बन सकती है या टेम्पोररी बन सकती है। अगर कोई मटेरियल सदैव उपलब्ध रहता है, स्लाइड बना करके उसकी लंबे समय तक रखने की आवश्यकता उस हालत में नहीं है, जब भी ज़रूरत हो हम स्लाइड उसकी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम सिंपल सेलुलर स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं, प्याज के छिलके में से कोशिकाएं देखना चाह रहे हैं, तो हम उसकी जब भी चाहें ग्लिसरीन माउंट बना करके और अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन अगर रेयर टिश्यू है या विशेष प्रकार का ऊतक है जो सदैव उपलब्ध नहीं हो पाएगा, खास करके विशेष स्थितियों में जैसे पैथोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए टिश्यू प्राप्त करना या ऐसे जीवों के ऊतक जो रेयर उपलब्ध हैं, जो बहुत कम अवेलेबल हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम स्थायी स्लाइड बनाते हैं ताकि वो स्लाइड लंबे समय तक रखी रहे और जब भी हम आवश्यकता समझें उसका अध्ययन कर सकें। तो स्थायी स्लाइड बनाने के लिए क्या करना है पहले देखें। यदि मटेरियल थिक है, मोटा है, तो सबसे पहले उसको पतले सेक्शन में काटना होगा, क्योंकि पतले सेक्शन में काटेंगे तभी उसमें से प्रकाश आर पार जा पाएगा और जिस ऑब्जेक्ट से प्रकाश आर पार जा पाएगा उसी को माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइड इमेज बन पाएगी। तो सबसे पहले मटेरियल के पतले सेक्शन काटें और उसके बाद मटेरियल को डिस्टिल वाटर में वॉश कर लें। अब अगला कदम जो होता है वो है सीरियल डिहाइड्रेशन एंड स्टेनिंग। क्रमवार ऊतक का निर्जलीकरण करना और उसका स्टेनिंग करना। ऊतक का निर्जलीकरण करने के लिए सबसे पहले ऊतक को 30% अल्कोहल में डाल दें, 5 मिनट के लिए रखे रहें, ढक करके रखना होगा, ढक करके रखें। इसके बाद निकाल करके उसको 50% अल्कोहल में 5 मिनट के लिए रख दें, ढक करके रखेंगे। इसके बाद ऊतक को इयोसिन के विलयन में 1 मिनट के लिए रख देंगे ताकि उसमें स्टेनिंग हो जाए। अब ऊतक को 70% अल्कोहल में 5 मिनट्स के लिए रखेंगे और फिर उसके बाद 90% अल्कोहल में 5 मिनट्स के लिए रखेंगे और इसके उपरांत ऊतक को एब्सोल्यूट अल्कोहल या 100% अल्कोहल में 5 मिनट के लिए रखेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में जो ऊतक है उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, अर्थात उसका जल निकल जाता है और साथ ही साथ इसी बीच में उसका स्टेनिंग भी हो जाता है, अर्थात कलरेशन भी हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन की क्रिया पूरी होने के बाद क्लियरिंग की प्रक्रिया होती है। क्लियरिंग करने के लिए हम ऊतक को जाइलिन में डाल देते हैं। अगर जाइलिन में डालने के बाद रंग उसका मिल्की हो गया, जाइलिन का दूधिया रंग हो गया, सफ़ेद रंग हो गया, तो इसका अर्थ है कि अभी डिहाइड्रेशन पूरा नहीं हुआ है, उसमें जल की मात्रा है और इस स्थिति में डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया को दोबारा करना पड़ेगा। अगर जाइलिन में डालने के बाद क्लियर आता है, उसमें मिल्की कलर नहीं आता है, इसका अर्थ ये है कि डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब उसको माउंटिंग किया जा सकता है। तो इसके बाद माउंटिंग करने के लिए मटेरियल को स्लाइड पर रखें, उसके ऊपर कनाडा बाल्सम की 1 बूंद डालें और बहुत धीरे धीरे करके कवर स्लिप के द्वारा इसको ढक दें और इस प्रकार से आपकी स्लाइड तैयार हो गई है। सावधानियां क्या बरतनी है और इसमें वाइवा से संबंधित क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न तो यही बनता है कि डिहाइड्रेशन को सीरियल डिहाइड्रेशन क्यों किया जाता है, सीधे ही 100% अल्कोहल में रख करके क्यों नहीं डिहाइड्रेट कर देते। इसका उत्तर यह है कि अगर एक साथ ही हम 100% या कंसनट्रेट अल्कोहल में डाल देंगे मटेरियल को, तो उसका जल बहुत तेज़ी से निकल जाएगा और जल के तेज़ी से निकलने से जो कोशिकाओं का या ऊतकों का स्ट्रक्चर है वो संकुचित हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा और हमें जो मूल रचनाएं हम देखना चाह रहे हैं,
जो स्ट्रक्चर्स का अध्ययन करना चाह रहे हैं वो स्ट्रक्चर सामान्य अवस्था में नहीं प्राप्त होंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। जबकि जब हम धीरे धीरे डिहाइड्रेशन करते हैं तो जल उसमें से धीरे धीरे रिमूव होता है और परिणाम स्वरूप उसका स्ट्रक्चर यथावत बना रह जाता है, परिवर्तित नहीं होता है। इसलिए हम उसे सीरियल डिहाइड्रेशन करते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्टेनिंग को बीच में क्यों कर रहे हैं, शुरू में क्यों नहीं किया या अंत में क्यों नहीं किया? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो ईओसिन हम स्टेन में प्रयोग में लेते हैं वो ईओसिन 50% अल्कोहल में ही विलेन उसका बनाया जाता है और इसीलिए हम 50% अल्कोहल के बाद ही ये स्टेनिंग का कार्य करते हैं। अगला वो उठता है कि क्लियरिंग की क्या ज़रूरत है। क्लियरिंग की आवश्यकता इसलिए होती है कि जब टिश्यू में से अल्कोहल रिमूव होता है, टिश्यू में से जल रिमूव होता है, वाटर रिमूव होता है इस डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया में, तो उस वाटर के स्थान पर अल्कोहल भर जाता है और हम क्लियरिंग के द्वारा उसको ज़ाइलिन से धो देते हैं, वाश कर देते हैं और परिणाम स्वरूप जो अल्कोहल है वो भी रिमूव हो जाता है। तो इस प्रकार से जल भी रिमूव हो जाता है और अल्कोहल भी क्लियरिंग के द्वारा रिमूव हो जाता है। अगर स्टेनिंग अधिक हो जाए, डार्क स्टेन हो जाए तो क्या किया जा सकता है? अगर डार्क स्टेन हो जाए तो एसिड अल्कोहल से टिश्यू को वाश कर देते हैं। एसिड अल्कोहल वास्तव में एसिटिक एसिड की 2 बूंदें 50% अल्कोहल में डाल करके बनाया जाता है। तो एसिड अल्कोहल से वाश कर देने पर अतिरिक्त जो स्टेन होगा, जो डार्क कलरेशन होगा वो रिमूव हो जाएगा और टिश्यू में शाइनिंग भी आ जाएगी। और अगर माउंटिंग के बाद कनाडा बाल्सम स्लाइड के अगल बगल बिखर गया है तो उसको टिश्यू पेपर की सहायता से साफ़ कर दें धीरे धीरे। कनाडा बाल्सम को साफ़ करने के लिए बेंजीन का उपयोग कर सकते हैं। बेंजीन में डिप करके टिश्यू पेपर और उससे एक्स्ट्रा कनाडा बाल्सम अगर स्लाइड के आसपास आ गया है तो उसको रिमूव कर दें। इसके उपरांत स्लाइड पर लेबलिंग कर दें, किनारे उसका नाम लिख दें, दिनांक लिख दें किस दिनांक को ये बनाया गया है और अब उस स्लाइड को सुरक्षित रखने के लिए या अध्ययन करने के लिए वो स्लाइड तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों स्लाइडें बनाई जा सकती हैं। ये स्थायी स्लाइड होगी और ये अत्यंत लाभकारी है क्योंकि मान लीजिए कि कोई पैथोलॉजिकल स्लाइड है, किसी ऊतक में कोई डिजीज़ है, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने स्लाइड बनाई है और एक स्थान पर मान लीजिए नहीं आइडेंटिफाई हो रहा है, कहीं अन्य विशेषज्ञ के पास अन्य किसी सिटी में ले जाना पड़ रहा है, तो हम सिंपली वो छोटी सी स्लाइड लेकर के जा करके वहाँ दिखा दे सकते हैं, ओपिनियन ले सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए कहीं आप विजिट करने गए हैं, वहाँ कोई रेयर एनिमल का प्राप्त हो गया है तो आप उसकी स्लाइड बना करके हमेशा के लिए रख सकते हैं, हमेशा के लिए इसका अध्ययन कर सकते हैं। जबकि जो टेम्पोररी स्लाइड होती है उसको 2 दिन से अधिक, 1-2 दिन से अधिक नहीं रखा जा सकता है, दूसरे दिन ही खराब हो जाती है क्योंकि उसमें जल निकाला नहीं जाता। डिहाइड्रेशन टेम्पोररी स्लाइड में नहीं किया जाता है। टेम्पोररी स्लाइड बनाने के लिए जैसा मैंने बताया कि पतले सेक्शन में पहले काट दें, उसके बाद स्लाइड पर मटेरियल को रख दें, ग्लिसरीन की 2 बूंदें डाल के कवर स्लिप से ढक दें। तो इस प्रकार की जो स्लाइड है इसमें जल पूरा पड़ा रहता है और उसी जल के कारण बैक्टीरिया और फंजाई वहाँ ग्रो कर सकते हैं जो कि उस ऊतक को नष्ट कर देते हैं और इसके कारण हमें वांछित रचनाओं का अध्ययन करने का अवसर नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से टेम्पररी और परमानेंट 2 प्रकार की स्लाइड्स बन सकती हैं और यह आपने पूर्व में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी मैंने आपको ये समझाया था और एक बार फिर से आपको बता दिया है। आशा है आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ध्यान रखना है कि जब भी हम डिहाइड्रेशन करेंगे तो जिस भी वाच ग्लास में या छोटी बॉटल में हम डिहाइड्रेशन कर रहे हैं या पेट्री डिश में कर रहे हैं तो उसको कवर्ड करके रखना है, ढक करके रखना है। ऐसा अगर नहीं करेंगे तो अल्कोहल जो है ये एनवायरनमेंट से नमी एब्जॉर्ब कर लेगा और इससे हमारा डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया बाधित भी हो सकती है। तो बच्चों ये विधि है, आगे हम बताएंगे कि कौन कौन सी स्लाइडें आपको बनानी हैं। थैंक यू बच्चों।